कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अमेरिका की बॉर्डर्स पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है। कैप्टन जॉन अपनी वाइफ कैरन के साथ देश से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। दोनों अपनी गाड़ी लेकर एक हाईली सिक्योर्ड बैरियर के पास पहुंचते हैं। अचानक एक सोल्जर कार रुकवाता है और दोनों को नीचे उतरने का ऑर्डर देता है। जॉन और कैरन काउंटर पर जाते हैं जहाँ वो अपने हाथों पर लगे बारकोड आईडी दिखाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। फिर वो लगेज चेकिंग एरिया में पहुंचते हैं। एक सोल्जर कैरन के बैग को लेकर मजाक कर ही रहा होता है कि तभी अलार्म बज उठता है। सिस्टम बताता है कि एक वुमन का सामान रिजेक्टेड है। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। सोल्जर्स कैरन को जबरदस्ती एक अलग एरिया में ले जाते हैं। टेंशन इतनी बढ़ चुकी होती है कि किसी भी पल गोली चल सकती थी। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। जब जॉन अपना सामान वापस ट्रंक में रख रहा होता है, एक गार्ड उसे रोकता है। वो कहता है, तुम एक चीज पीछे छोड़ आए हो। उसी पल उस गार्ड की नजर कैरन पर जाती है और वो देख लेता है कि कैरन की जैकेट के कॉलर से सोल्जर यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा बाहर निकला हुआ है, क्योंकि कैरन ने यूनिफॉर्म के नीचे एक और यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अगले ही पल जॉन गार्ड की बांह तोड़ देता है। जॉन और कैरन कुछ और गार्ड्स को गिराते हैं और पूरी ताकत से गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तभी सोल्जर्स उनके पीछे डॉग्स छोड़ देते हैं। भागने का अब कोई चांस नहीं बचता। जॉन समझ जाता है कि अगर कोई रुका नहीं तो कैरन पकड़ी जाएगी। वो वहीं रुक जाता है, सिर्फ कैरन को बचाने के लिए। अगले ही पल कुत्ते जॉन पर झपट पड़ते हैं। एक डॉग उसकी बांह में जोर से काट लेता है। जॉन दर्द से बेबस हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से सोल्जर्स से गिर चुका होता है। अब जॉन को दूसरे कैदियों के साथ एक प्रिजनर ट्रांसपोर्ट ट्रक में डाल दिया जाता है। सभी कैदियों को एक कंटेनर में जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता है। ट्रक के बाहर का सीन दिखाता है कि ये जेल पूरे रेगिस्तान के बीच दुनिया से कटी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ से निकलना नामुमकिन माना जाता है। यहीं हमें सच्चाई पता चलती है। जॉन को 31 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उसका गुनाह ये था कि उसकी पत्नी कैरन दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। इस फ्यूचर वर्ल्ड में एक वुमन को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत है और इस रूल को तोड़ना सीधा क्राइम माना जाता है। ट्रांसपोर्ट ट्रक आखिरकार जेल के स्टेशन पर रुकता है। सभी कैदियों को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है और एक बंद कॉरिडोर से एक शेड की तरफ धकेल दिया जाता है। वहाँ एक टीवी स्क्रीन ऑन होती है और उनके सामने जेल का हेड वार्डन पो आता है। वो धीमी आवाज में जेल के डरावने रूल्स बताता है। वो कहता है, अब से आप इंसान नहीं जानवर हैं। हर कैदी की हरकतों पर नजर रखी जाएगी। अब जॉन की बारी आती है। उसे अपना सिर एक अजीब मशीन में डालना पड़ता है। ये डिवाइस उसकी गर्दन के चारों ओर लॉक हो जाती है और मशीन उसके मुंह से कनेक्ट होकर एक कंट्रोल कैप्सूल छोड़ती है। ये कैप्सूल सीधे उसकी आंतों में चला जाता है। अब वार्निंग दी जाती है, अगर कोई कैदी येलो लाइंस क्रॉस करता है तो उसके शरीर में इतना तेज दर्द होगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अगर कोई कैदी रेड लाइंस पार करता है तो सीधी मौत मिलेगी। कुछ मिनट बाद जब सभी कैदी अपनी नई सेल्स की तरफ ले जाए जा रहे होते हैं, जॉन एक आदमी को देखता है। वही आदमी जिससे वो ट्रक में मिला था। अचानक वो घबरा जाता है क्योंकि उसे बंद जगहों से डर होता है। वो कंट्रोल खो देता है और मदद के लिए भागने लगता है। जैसे ही वो येलो लाइन क्रॉस करता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके शरीर में इतना भयानक दर्द उठता है कि वो जोर जोर से चीखने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है, रेंगने लगता है, लेकिन पेन से बच नहीं पाता और वो आगे बढ़ जाता है। सीधा रेड लाइन पार कर लेता है। अगले ही पल उसकी आंखें फूलने लगती हैं और जॉन अपनी आंखों से देखता है कि इस जेल में रूल्स तोड़ने की कीमत जिंदगी है। और अगले ही पल उस आदमी का पेट पूरी तरह फट जाता है। जॉन को जबरदस्त झटका लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप बाकी कैदियों के साथ आगे बढ़ता है। अब रिवील होता है कि फोर्ट्रेस कुल 30 फ्लोर्स नीचे तक जाती है। एक लिफ्ट सभी को लेकर नीचे उतरती है। जॉन देखता है इस ये जगह पर बहुत सारे कैदी हैं। जब लिफ्ट उसकी मंजिल पर रुकी है, जॉन एक आदमी के साथ बाहर आता है। उसका नाम है गोमेज। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से उस फ्लोर के कैदी दोनों को घूर रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है प्लेटफॉर्म पीछे हट चुका है। मतलब साफ है अब वो इसी सेक्टर में पूरी तरह फंस चुके हैं। अचानक छत से एक रोबोट उतरता है। वो दोनों को ऑर्डर देता है, सीढ़ियां चढ़ो और उसके पीछे कॉरिडोर में चलो। जब वो अपनी सेल्स तक पहुंचते हैं, एक और कैदी उन्हें रोक लेता है। वो कहता है, इस सेल में कोई और नहीं आएगा। तभी रोबोट उस गंजे आदमी को मारने के लिए काउंटडाउन शुरू कर देता है। वो आदमी रूल्स तोड़ता रहता है, हंसते हुए कहता है, ये तो मजाक है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि सच में वो बेरहमी से मारा जाएगा, जॉन और गोमेज तुरंत सेल के अंदर घुस जाते हैं और नेक्स्ट सेकंड सेल लॉक हो जाती है। क्यूरियोसिटी में जॉन कपड़े का एक टुकड़ा सेल की बाउंड्री की तरफ फेंकता है। अगले ही पल एक लेजर निकलती है और कपड़ा जलकर राख हो जाता है। अब जॉन समझ चुका होता है ये जेल नहीं, एक मौत की मशीन है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद सोने से पहले अब्राहम जॉन को चेतावनी देता है, नींद में सपना मत देखना। जॉन कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछना चाहता है, लेकिन अब्राहम बस इतना कहता है, सुबह तक खुद समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद जॉन नींद में चला जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रोबोट उसके दिमाग को स्कैन करता है। कंट्रोल रूम को पता चलता है कि जॉन अपनी वाइफ कैरन के बारे में एक ड्रीम देख रहा है। अगले ही सेकंड सिस्टम पनिशमेंट मोड में चला जाता है। जॉन जोर से चीखते हुए नींद से उछलकर उठ जाता है। उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द दौड़ने लगता है। अब जॉन समझ चुका होता है जैसा बताया गया था, इस जेल में सपने देखना मना है और ये रूल सिर्फ वार्निंग नहीं था, ये एक सजा थी। पत्थर तोड़ने के काम के दौरान जॉन अपने साथी दोस्त से पूछता है, वो एक कैदी ज़ॉम्बी जैसा क्यों दिखता है? डिनाई डरते हुए बताता है, वो बूढ़ा आदमी भागने की कोशिश कर चुका था और सजा में उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। अब वो लगभग एक डेड बॉडी की तरह जी रहा है। अचानक जॉन को गोमेज
की चीख सुनाई देती है। वो बिना सोचे घटनास्थल की तरफ दौड़ता है। वहाँ वो देखता है उसका साथी एक क्रिमिनल द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है। जॉन उस गंजे आदमी के चेहरे पर एक पंच मारता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे आदमी पर हमला करने जाता है उसे एहसास होता है ये कोई आम कैदी नहीं, ये है मैडॉक्स, वही खूंखार आदमी जिसका नाम पूरी जेल में डर बन चुका था। मैडॉक्स पागलों की तरह जॉन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। कुछ ही देर में गार्ड्स बीच में आ जाते हैं। लड़ाई की सजा में दोनों को पनिशमेंट दिया जाता है और फिर उन्हें एक कमरे में फेंक दिया जाता है। अब जॉन समझ चुका होता है इस जेल में दुश्मन सिर्फ सिस्टम नहीं और एक मिशन में उसने अपनी पूरी टीम खो दी थी। वो कहता है मैं एक और आदमी को खोना नहीं चाहता। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अपने टीवी स्क्रीन पर एक शॉकिंग फुटेज चलाता है और जॉन के लिए सबसे बड़ा झटका, कैरन को भी पकड़ लिया गया है। डायरेक्टर पो साफ आदेश देता है जॉन और कैरन दोनों पर टारगेट्स एक्टिवेट कर दो और एक क्लियर मैसेज भेजो। अब अगर जरा सी भी गलती की तो अंजाम और भी बुरा होगा। अपने फ्लोर पर लौटते ही कैप्टन जॉन सीधे अब्राहम के पास जाता है। वो पूछता है विमेन विंग कहाँ है। उसे बताया जाता है सबसे ऊपर की 2 मंजिलें ए और बी, और वहीं कैरन को रखा गया है। उधर कैरन एक सेल में बंद है एक दूसरी प्रेग्नेंट वुमन के साथ। वो महिला पूरी तरह टूट चुकी है। वो जानती है बच्चा पैदा होते ही उससे छीन लिया जाएगा और फिर वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स उसे लेने आते हैं। दोनों महिलाएं बच्चे को बचाने के लिए गार्ड्स पर हमला कर देती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। दूसरे गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो चीखती हुई पुरुषों के वार्ड की तरफ घसीटी जाती है। इधर जॉन सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा होता है कि अचानक मैडॉक्स उस पर हमला कर देता है। वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है और उसका सिर सेल के लेजर फील्ड में डालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन भी सोल्जर है। वो पलटवार करता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी गोमेज पीछे से मैडॉक्स की पीठ पर कूद जाता है। गोमेज मैडॉक्स को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा खुद ही जमीन पर गिर जाता है। अब जॉन पर लगातार पंचेस पड़ने लगे हैं। मैडॉक्स उसे इतनी जोर से प्लेटफॉर्म पर फेंकता है कि जॉन लगभग नीचे गहरी खाई में गिर ही जाता है, लेकिन आखिरी पल में जॉन प्लेटफॉर्म के नीचे लगी मेटल स्ट्रक्चर्स पकड़ लेता है। मैडॉक्स को ये उम्मीद नहीं थी। जॉन फिर खड़ा होता है। अब फाइट और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स जॉन को गले में जकड़ लेता है और उसे दर्दनाक तरीके से कुचलने लगता है। जॉन किसी तरह खुद को छुड़ाता है, लेकिन तभी सिचुएशन और बिगड़ जाती है। प्लेटफॉर्म पीछे हटने लगता है। अब नीचे गिरना लगभग तय है। जॉन बचने के लिए मैडॉक्स को पंचेस और किक्स मारता है और आखिरकार वो मैडॉक्स को प्लेटफॉर्म के किनारे लटका हुआ छोड़ देता है। तभी कंट्रोल रूम से डायरेक्टर पो की आवाज आती है खत्म कर दो उसे, नीचे फेंक दो। लेकिन जॉन किसी को मारने से साफ इनकार कर देता है। वो मैडॉक्स को खुद अपने हाथों से वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में मदद करता है। ये देखकर पूरी जेल में हलचल मच जाती है। सभी कैदी एक साथ चिल्लाने लगते हैं। ये नजारा वार्डन पो को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। अचानक एक प्रोटॉन कैनन नीचे उतरती है। वो सीधे मैडॉक्स पर लॉक हो जाती है और अगले सेकंड एक ही गोली का शॉट मैडॉक्स के धड़ को चीर देती है। वो वहीं ढेर हो जाता है। जॉन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है। अब अगली बारी उसकी आने वाली थी, लेकिन तभी ऊपर से कैरन जोर से उसका नाम पुकारती है जॉन। ये सुनते ही पो रुक जाता है। किसी भी तरह के रिवोल्ट को दबाने के लिए वो रैंडम प्रिजनर्स के सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। पूरी जेल में दर्द की चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन जॉन को वो नहीं मारता, क्योंकि पो के दिमाग में कैरन को लेकर एक नई और भी खतरनाक योजना बन चुकी होती है। तेज दर्द से जॉन जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त उसे मैडॉक्स के शरीर से अलग हुई एक कैप्सूल दिखती है। जॉन बिना समय गंवाए वो कैप्सूल उठाता है और चुपचाप गोमेज को दे देता है। वो उससे कहता है इसे सेफ रखो, ये आगे काम आएगा। उधर कैरन को नर्स लेकर आती है। उसे बताया जाता है कि उसके पति को एक स्पेशल टास्क दिया जाएगा। जॉन को एक मेटल आर्च से बांध दिया जाता है। उसके सिर पर कई इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन कैरन टूट जाती है। वो जॉन से गिड़गिड़ाकर कहती है प्लीज और मुसीबत मत मोल लेना। वो बताती है कि डायरेक्टर पो ने वार्निंग दी है, अगर जॉन नहीं रुका तो सजा और भी भयानक होगी। जैसे ही कैरन को कमरे से बाहर ले जाया जाता है, जॉन को एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दिशाओं में घुमाया जाने लगता है। यहीं से ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। उसके दिमाग में अलग अलग चीजें दौड़ने लगती हैं। एक बेबी जिसके अंदर एक जिंदा सांप है। ऐसी अजीब और डरावनी इमेजेस की कोई भी अपनी आंखें निकाल लेना चाहे। जॉन लगातार 3 दिन इस मेंटल टॉर्चर को झेलता रहता है। उधर पो कैरन से कहता है आज तक कोई भी आदमी चौथे दिन तक नहीं टिका। फिर वो एक ऑफर देता है। वो कहता है अगर कैरन अपने पति को बचाना चाहती है तो उसे अपने मन से वार्डन के साथ गुलू गुलू करना होगा। ये सुनकर कैरन सन्न रह जाती है और वो इस गंदे प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देती है। अपने पति को इस हालत में तड़पते देख कैरन पूरी तरह टूट जाती है और आखिरकार वो पो के गंदे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इधर जॉन को ब्रेन वॉशिंग चेंबर से बाहर निकाला जाता है और वापस उसकी सेल में फेंक दिया जाता है। लेकिन अब वो वह इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह डेड। उसके दोस्त समझ जाते हैं अब जॉन सिर्फ चलता फिरता एक जॉम्बी है। दूसरी तरफ कैरन अब वार्डन के पास रहने लगी है और उसे एक मौका मिलता है। वो देख पाती है कि पो कैसे कैदियों के ड्रीम्स और कोड नोट्स को मॉनिटर करता है। वो अपनी चेयर पर बैठकर कोड्स की मदद से कैदियों की कैप्सूल्स एक्टिवेट करता है। तभी पो को एहसास होता है कि कैरन उसे ऑब्जर्व कर रही है। वो गुस्से में चेतावनी देता है अगर तुमने मेरे पैनल को एक उंगली से भी छुआ तो तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। उधर सेल में स्टिग्स जॉन के हाथ को माचिस से जलाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उसे अब भी दर्द महसूस होता है। लेकिन जॉन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो चुप है, बिल्कुल पत्थर की तरह। तभी गोमेज और डिनाई बीच में आकर उसे बचाते हैं। अगली सुबह
कैरन की आंख खुलती है। पो कमरे में नहीं होता। वो उसे ढूंढती है और जो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। पो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। वो एक तरह के अमीनो एसिड से गुजर रहा होता है। तभी सच्चाई सामने आती है। पो कोई आम इंसान नहीं, वो एक साइबॉर्ग्स है। वो न सोता है न खाता है। और इससे भी ज्यादा डरावना सच वो बताता है कि वो खुद एक ऐसा बच्चा था जिसे उसकी माँ से जबरदस्ती छीन लिया गया था। मतलब साफ है, जिन बच्चों को जन्म के बाद माँ से अलग कर दिया जाता है उन्हें साइबॉर्ग्स में बदल दिया जाता है। कुछ समय बीत जाता है। जॉन अब भी पूरी तरह जॉम्बी बना हुआ है। इब्राहिम किसी तरह अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है। वो जॉन से कहता है, मैंने कैरन को देखा है, वो प्रेग्नेंट है। ये बात जॉन के दिल तक तो पहुंचती है, लेकिन शरीर अब भी कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। बस उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार कैरन के दिमाग में भागने का एक खतरनाक आइडिया आता है। वो साइबॉर्ग पो को थोड़ी शराब पिला देती है, लेकिन पो का सिस्टम शराब के लिए बना ही नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुछ ही देर में वो लड़खड़ाता है और सीधा फर्श पर गिर पड़ता है। अब कैरन तेजी से कंट्रोल रूम में जाती है और जाकर पैनल की चेयर पर बैठ जाती है। जो कोड्स उसने हफ्तों पहले याद किए थे उन्हीं की मदद से वो सिस्टम एक्सेस कर लेती है। स्क्रीन पर वो खुद को और जॉन को देखती है। जॉन अब भी अपने ड्रीम्स में फंसा हुआ है। वो पूरी तरह होपलेस महसूस कर रहा है। तभी उसके सपनों में कैरन दिखाई देती है। बचपन की यादों के साथ वो जॉन से दोबारा जुड़ती है। उसे एक गहरे गड्ढे से बाहर खींचती है, उसे सहारा देती है। इधर पो फिर से होश में आने लगता है। वो कैरन को आवाज देने लगता है। अब कैरन को जॉन के ड्रीम से कनेक्शन तोड़ना पड़ता है ताकि सिस्टम पकड़ न ले, और किस्मत से प्लान काम कर जाता है। कैप्टन जॉन अचानक अपनी सेल में वापस रियलिटी में आ जाता है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता ये हुआ कैसे। जॉन को बताया जाता है वो 4 महीने से जॉम्बी बना हुआ था। लेकिन अब एक बुरी खबर सामने आती है। कैरन वार्डन पो के क्वार्टर में रह रही है। ये सुनते ही जॉन का खून खौल उठता है। वो इब्राहिम से कहता है, मुझे वार्डन के रूम में घुसना है, कैरन को मैसेज भेजना है। इब्राहिम अंदर काम करता है, इसलिए ये काम आसान हो सकता है। इब्राहिम प्लानिंग के हिसाब से कैरन के पास पहुंचता है और खुद को जॉन का सेलमेट बताता है। वो कैरन को बताता है जॉन ठीक हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। उधर डिनाई जॉन को वो डिवाइस दिखाता है। जो मेडॉक्स से गिरा था वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है और अब उसे बस ये समझना है कि सिस्टम को डिसेबल कैसे किया जाए, क्योंकि सिस्टम पहले से ही खराब हो चुका है। एक छोटी सी भी गलती उनकी जान ले सकती है। लेकिन अब रुकने का ऑप्शन नहीं था। कैरन अपनी योजना पर आखिरकार काम करने का फैसला करती है। वो पो के रूम में एक प्रोजेक्टर के पास जाती है और उससे जुड़ा एक छोटा सा डायमंड उठा लेती है। लेकिन तभी पो लगभग उसे पकड़ ही लेता है। बचने के लिए कैरन तुरंत डायमंड को अपने मुंह में छिपा लेती है। वो किसी तरह वहाँ से निकलकर इब्राहिम के पास पहुँचती है और उससे कहती है, इसे जॉन तक पहुँचा दो। यही रिवील होता है ये कोई नॉर्मल डायमंड नहीं, ये एक होलोग्राम लेंस है जो एक्टिवेट होते ही पूरी जेल का कंप्लीट मैप दिखा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसे चालू करने के लिए डायमंड पर लेजर हिट करना पड़ेगा। तभी डिनाई के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो अपने चश्मे को खोलता है और डायमंड को लेंस की जगह फिट कर देता है। अब वो सेल में लगे लेजर्स का इस्तेमाल करता है और पूरा फोर्ट्रेस मैप हवा में चमक उठता है। मैप की मदद से उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो कंस्ट्रक्शन जोन से होते हुए सीधे एग्जिट गेट तक जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लेजर की वजह से ग्लासेस फ्रेम तेजी से गर्म होने लगता है। डिनाई मजबूर होकर फ्रेम को डायमंड के साथ सेल के बाहर गिरा देता है। रोबोट उसे देखने ही वाला होता है। जॉन बिना सोचे आगे झपटता है। लेजर से उसका कंधा टकरा जाता है। वो बुरी तरह जल जाता है, लेकिन दर्द सहते हुए भी वो फ्रेम को वापस खींच लेता है। अगले दिन इब्राहिम डायमंड को वापस डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाता है। वो उसे प्रोजेक्टर में दोबारा फिट कर देता है। लेकिन पो को तुरंत शक हो जाता है क्योंकि डायमंड पर एक छोटा सा जलने का निशान होता है जो उसके पैनल में प्रॉब्लम कर रहा था। कैरन पर आरोप लगने ही वाला था, लेकिन इब्राहिम झूठ बोल देता है, मैंने धूल साफ करने के लिए इसे पहुंचा था। पो उसे एक बेवकूफी भरी डांट देता है, लेकिन शक टल जाता है। बाद में इब्राहिम जॉन को एक और डरावनी बात बताता है। पो कैरन को डिवोर्स के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। जॉन ये सुनते ही समझ जाता है अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वो कैरन के साथ हमेशा रहना चाहता है और इसके लिए उन्हें अभी भागना ही होगा। तभी डिनाई सबसे खतरनाक प्लान बताता है। वो कहता है, मैंने चिप्स डिसेबल करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन ये तरीका बहुत पेनफुल और अजीब है। मैडक्स के चिप मैग्नेट की मदद से उनके पेट में लगे कंट्रोल चिप्स को खींचा जा सकता है, लेकिन रिस्क साफ है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सब कुछ फट सकता है और वो टुकड़ों में बिखर सकते हैं। शुरुआत स्टिक्स से करते हैं क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता। अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को परवाह नहीं होगी। डिनाई प्रोसेस शुरू करता है। जैसे जैसे चिप ऊपर जाती है स्टिक्स चीखता है। दर्द तब तक बढ़ता है जब तक चिप बाहर ना आ जाए। तभी जॉन उसका पेट दबाता है। स्टिक्स चिप थूक देता है। सिस्टम चेतावनी देता है, तुम्हें मेन फ्रेम पर कुछ अर्जेंट देखना होगा, और स्क्रीन पर दिखती है वही रिकॉर्डिंग जब कैरन और इब्राहिम ने बिना पो की जानकारी के डायमंड मैप चुरा लिया था। इस वजह से पो को जल्द ही पद से हटा दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर नई जगह किसी और को मिलेगी। ये सुनकर पो पूरी तरह नफरत से भर जाता है। सभी चिप्स हटाने के बाद जॉन और उसकी टीम कंस्ट्रक्शन जोन में काम शुरू करते हैं। कैमरा जांच के लिए एक्टिवेट होता है, लेकिन चिप्स अब अंदर नहीं है, इसलिए उनकी पहचान नहीं होती। पो तुरंत जेड को चेतावनी देता है, तुम जाल में फंस गए हो। जॉन का ग्रुप गर्म पाइप से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वे गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पाते और वापस भागने पर मजबूर हो जाते हैं। स्टिग्स हताश होकर बेपरवाह हो जाता है और ब्लास्ट सीधे उसके फेस पे लगता है। वो बुरी तरह जल जाता है। सुरक्षा रोबोट्स ग्रुप को चेतावनी देते हैं,
अभी सरेंडर करो वरना गन फायर शुरू कर देंगे। स्टिग्स खुद को रोबोट्स के हवाले करता है, लेकिन मशीन गन की बुलेट्स उस पर बरसती हैं। इधर इब्राहिम कैरन को बाहर निकालने के लिए पो के क्वार्टर्स में पहुंचता है। जैसे ही वे निकलने की कोशिश करते हैं, पो आता है और जेड को कहता है उस कैदी का पेट खोल दो, लेकिन इब्राहिम ने पहले ही अपनी चिप निकाल ली थी। पो अटैक करता है, लेकिन इब्राहिम पर कोई असर नहीं होता। लेकिन वार्डन सब भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इब्राहिम एक साइबॉर्ग है। वो विरोध करता है, मुक्का मारता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी कैरन दौड़ती है और एक टूटा हुआ कांच हाथ में लेती है। वो कोशिश करती है पो को घायल करने की, लेकिन पो सीधे कैरन की ओर आता है और उसके हाथों में कांच तोड़ देता है। जॉन तुरंत उसे खींचता है और महसूस करता है कि ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं था, ये एक रोबोट सोल्जर था। जॉन अपने शवल से हमला करता है और जब तक वो हेलमेट खोलता है, एक भयानक साइबॉर्ग सिर सामने आता है। ग्रुप तुरंत डिसाइड करता है डिफेंस के इस्तेमाल करने के लिए मेगामैन की आर्म्ड आर्म काट लें। इसके साथ वे पाइप के छेद से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और कई साइबॉर्ग्स को जो उनका इंतजार कर रहे थे उनको गोली मार देते हैं। लेकिन एस्केप अभी बाकी है। रोबोट्स की बुलेट्स और टॉक्सिक गैसेस से बचते हुए डिनाई एक गिरे हुए साइबॉर्ग द्वारा पकड़ लिया जाता है। डिनाई साइबॉर्ग की एक आंख पर वार करता है, लेकिन ग्लासेस टूटने के कारण वो पूरी तरह अंधा हो जाता है और जोर जोर से जॉन के लिए चिल्लाने लगता है। साइबॉर्ग उसे खत्म करने ही वाला था, तभी जॉन दौड़ता है और उसे बचा लेता है। तीनों तोप से बचते हैं और स्ट्रक्चर पर चढ़ते हैं जो ऊपर की मंजिलों की ओर जा रही थी। पूरा प्रिजन उनके सामने एक बैटलफील्ड बन जाता है। ऊपर पहुंचते ही जॉन बंदूक से दीवार में छेद करता है। वे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश करते हैं और उस आदमी को आत्मसमर्पण कराते हैं, लेकिन वहाँ शॉकिंग न्यूज मिलती है, इब्राहिम पहले ही मर चुका था। इधर पोस्ट सिस्टम से देखता है कि कैरन को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया है और वहाँ सायरफ बच्चा ही बच सकता है। जॉन तुरंत धमकी देता है और ऑर्डर्स जारी करता है, ऑपरेशन रद्द करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेड डायरेक्टर की बंदूक की नोक पर होने के कारण कमांड्स इग्नोर कर देता है। समूह ने तय किया अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैरन तक पहुंचना होगा। जैसे ही वे पो के कमरे से निकलते हैं, सिस्टम उसे दोषी घोषित कर देता है और एक शॉट से लाखों टुकड़ों में उड़ा देता है। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आने वाली सेना से घिरे होने के कारण डिनाई जॉन से कहता है मुझे बीच वाली कुर्सी तक ले जाओ, मुझे जेड हैक करना है और उसे डिस्ट्रॉय करना है। डिनाई सिस्टम में घुसता है और उसे खत्म करने के लिए एक अजीब ग्लिच एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन तभी साइबोर्ग कमरे में घुस आते हैं। वो डिनाई को पीछे से गोली मार देते हैं। जॉन अपनी बंदूक से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन उसके दोस्त के पास केवल लास्ट बटन दबाने का समय होता है और वो गोमेज की बाहों में दम तोड़ देता है। इधर कैरन उसका बच्चा सर्जनों द्वारा निकालने वाला था, लेकिन सिस्टम अलर्ट हो जाता है। सब कुछ बेकाबू हो जाता है और तभी सभी कैदी सामूहिक रूप से भागने लगते हैं। कैरन मौका देती है और सर्जनों को लात मारकर भगा देती है। जॉन ठीक समय पर पहुंचता है और गार्ड्स के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसने अपनी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अब दोनों ट्रक की ओर दौड़ते हैं जहां गोमेज इंतजार कर रहा था। वे गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मुख्य गेट बंद हो रहा होता है। पूरी स्पीड से गुजरते समय गाड़ी फंस जाती है, लेकिन थोड़ी और ताकत लगाकर जॉन कंटेनर को अलग कर देता है और आखिरकार वे नरक से बाहर निकलते हैं। अब रेगिस्तान में लंबी सड़क, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आधे रास्ते में वे एक सुनसान जगह रुकते हैं, क्योंकि कैरन को बच्चा पैदा हो रहा होता है, लेकिन खतरा अभी भी है। किसी को नहीं पता था। जेड खुद ही ट्रक सिस्टम एक्टिवेट कर देगा और कैदियों की तलाश शुरू कर देगा। जब उसने सामने गोमेज को देखा, वो तेजी से भागता है और ट्रक को कुचल देता है। जॉन ट्रक को आते हुए देखता है। उसने तुरंत अपनी पत्नी कैरन को रास्ते से हटाया और फिर उस वाहन पर बार बार गोली चलाता है, लेकिन ट्रक मुड़कर उसकी दिशा में वापस आता है। कैप्टन लगातार फायर करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है और गलती से वो फ्लेम थ्रोवर चालू कर देता है। अब मशीन आग के गोले में बदल जाती है। अविश्वसनीय रूप से गोला उसी स्टेबल से टकराता है जहाँ कैरन थी और पूरा स्ट्रक्चर फट जाता है। जॉन निराश होता है। वो मलबे की तरफ बढ़ता है, सोचते हुए कि अब शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह देखता है कि कैरन अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। उसने चमत्कारिक रूप से खुद को बचा लिया और अकेले ही बच्चे को जन्म दिया था। जॉन, कैरन और उनका बच्चा रेगिस्तान की सड़क पर नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं और इस तरह ये कहानी पूरी होती है।